है वैद्युत रसायन, है ना, जो हम लोगों को आज डिस्कस करना है। इसमें प्यूरिफिकेशन ऑफ एलॉइंग और ट्रीट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ है हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट एंड एक्सटर्नल कोरिजन, एक्सटर्नल कोरिजन, मेटल, एक, हाँ बेटा ये सब यही एक एक चीजें आपको डिस्कस करानी है ना। ये आपके सिलेबस की पॉइंट में लिख रहा हूं। क्या बेटा, इसकी हिंदी इसमें नहीं दी गई है, इसलिए इसकी हिंदी हम, और हिंदी लिखने प्यूरिफिकेशन मीन्स क्या होता है, शुद्धिकरण होता है ना। और फिर एलॉइंग मीन्स क्या होता है, एलॉय, एलॉय मीन्स क्या होता है, आपके पास मोबाइल्स फोन फोन में सर्च कर लो कि एलॉय मीन्स क्या होता है ना। और फिर उसके बाद हीट ट्रीटमेंट, हीट मीन्स क्या होता है, उष्मा होता है। किसी भी चीज को गर्म करके उसका हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एंड एक्सटर्नल कोरिजन, दो चीजें होता है, एक इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है। इंटरनल मीन्स अंदर की तरफ और एक्सटर्नल मीन्स क्या होता है, बाहर की तरफ, इस चीज का विशेष। और फिर उसके बाद मेटल में एक एनोडिक और दूसरा कैथोडिक। अब एक किससे बन रहा है, एनोड से बना हुआ है और कैथोड से बना हुआ है। फिर उसके बाद इसमें कोटिंग की बात कह रहा है, कोटिंग। एंड नेक्स्ट लास्ट आपका है ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स मीन्स जानते हो क्या होता है बेटा, निषेध होता है, मतलब सख्त कहा जाता है ना, दिस एरिया इज नॉट अलाउ फॉर योर इनहिबिटर्स, मतलब वहां जाने के लिए मना किया जाता है, वर्जित रहता है। उसी चीज के लिए सबसे पहले हम लोग प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे। हाँ, मिश्र धातु होते हैं। एलॉय मीन्स क्या होता है, मिक्स धातु, जिसमें कई धातुएं मिक्स होकर के क्या हो, बनी हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ एलॉइंग, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ मिश्र धातुओं का शुद्धिकरण। मिश्र धातुओं का शुद्धिकरण, जैसे मान लीजिए एल्यूमिना हो गया, Al2O3 हो गया। फिर उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट हो गया, AgNO3 हो गया। कॉपर सिल्वर गोल्ड हो गया, है ना बेटा। अब इसका सबसे बेस्ट चीज लेते हैं, मान लो कॉइन्स, जो सिक्के तैयार किए जाते हैं। क्या, जो सिक्के तैयार किए जाते हैं, जो सिक्के तैयार किए जाते हैं उसमें मिक्स मेटल्स मिले होते हैं। क्या मिले होते हैं, मिश्र धातुएं मिली होती है ना। अब इन्हें क्या करोगे, अगर ये मिश्र धातुओं से हमारा क्या बन रहा है, क्वाइंस बन रहा है। क्या बन रहा है, क्वाइंस बन रहा है। चीजों को एक एक चीजें क्लियर करते चलोगे और माइंड को यहाँ पे रखोगे तो चीजें दूर नहीं होंगी। क्वाइंस बन रहा है बेटा, और इस क्वाइंस को
ह्यूमिडिटी आर एयर आर सॉयल, है ना। अगर उसके प्रेजेंस में ये आ गई, उसके प्रेजेंस में आ गए तो इस पे रस्ट लगना बेटा 100% है। रस्ट दैट मीन्स कोरिजन, एयर एंड सॉयल, है ना बच्चे। सॉयल दैट मीन्स मिट्टी, है ना। तो ये क्या होती है, ये तो आपका कोरिजन लग गया। अब बात आती है कि इसको कैसे आप रोक पाओगे। रोकने के लिए, इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको इससे बचाना पड़ेगा। अच्छी ऐसी जगहों पे रखे जहां पे इसको ह्यूमिडिटी से इसका कांटेक्ट ना हो, है ना। तो इसलिए समझ में आ रही है बातें। और फिर उसके बाद आप ये जान लो कि जो मिश्र धातुएं होती हैं, जो मिश्र धातुएं होती हैं, एलॉइंग मेटल्स होती हैं, उनमें कोरिजन लगने के 100% चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के। और एस का कोई पार्ट हो गया, स्टेनलेस स्टील जिसे हम बोलते हैं, है ना। तो क्या करते हैं बेटा, इसमें डिफरेंट टाइप्स का कंपोजिशन होगा। डिफरेंट टाइप्स का क्या होगा? कंपोजिशन होगा। और जब डिफरेंट टाइप्स का कंपोजिशन होगा तो उसकी फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेज दोनों अलग अलग बिहेव करेगा। एक बार उसे सही कर देना बेटा, है ना, एक बार देख लेना कि इधर तो नहीं आ रहा। उसकी फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट दोनों क्या होगी? अलग अलग होगी। और जब वो रिएक्शंस करेगा, तो बेटे उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर से जम जाएगी। किसके? ऑक्साइड की। क्या कौन सी लेयर जम जाएगी? ऑक्साइड की। जब ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी बेटा ना, तो वही आपका कोरिजन्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोरिजन्स हो जाएगी। बात ये तो हो गया। अब बात आती है कि अगर हीट का ट्रीटमेंट देंगे तो इस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। ये आपका कंप्लीट हुआ। सेकंड, हीट ट्रीटमेंट अगर आप दे रहे हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आप इसी मिश्र धातु को शुद्धिकरण करने के लिए इसे गर्म कर रहे हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? इसमें कई मिश्र धातुएं इसमें मिक्सअप है। कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स इसमें क्या हो जाएंगे? मिक्सअप होंगे, मिक्स है। और जिनकी बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, और एमपी एंड बीपी आर डिफरेंट एंड केमिकल नेचर आल्सो भी डिफरेंट। केमिकल नेचर से भी क्या होगा? अलग अलग होगा। जब भाई केमिकल नेचर से अलग होगा, इसकी फिजिकल स्टेट अलग अलग होंगी, तो इसमें कोरिजन लगने की संभावनाएं भी क्या होंगी? बढ़ जाएंगी। मतलब हाई रेट ऑफ कोरिजन। इस टाइप्स की धातु में क्या होता है बच्चे? रेस्टिंग या संक्षारण लगने की जो दर होती है, अधिक पॉसिबिलिटीज होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अधिक पॉसिबिलिटीज होती है। लेकिन एक कंडीशंस इसमें और
कि सर क्या अगर हमारा प्यूरिफाइड मेटल्स रहेगी तो उसमें कोरिजन जल्दी पकड़ेगा कि नहीं? अगर प्यूरिफाइड मेटल्स हो, प्यूरिफाइड मेटल्स हो बेटा, तो उसमें कोरिजन से लगने की या संचारण पैदा होने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो बहुत कम होती है। हाँ हाँ, है ना। प्यूरिफाइड मेटल्स है तो उसमें कोरिजन से लगने की या संचारण लगने की दर क्या होती है बेटा? कम होती है ना। बढ़ जाती है किसमें? एलॉइंग में, मिक्स में, है ना। फिर उस प्यूरिफाई, अब आप कहोगे सर प्यूरिफाई में और मिक्स में ऐसा क्या है कि उसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, इसमें पॉसिबिलिटीज कम होती है? तो बेटा क्या है ना कि अगर 5 बच्चे हैं, कोई काम आप समूह में करना चाह रहे हो, तो 5 जैसे अनुभव हो गए, डेविड हो गया, मिथिलेश हो गया और शुक्ला हो गए, और एक बच्चों को और ले लो, जैसे वो बच्चा बैठा है गिरी, है ना। तो ये सब 5 बच्चे हो गए, कहे कि हमें ये काम करना है। इस बच्चे को सुबह का टाइमिंग नहीं, उठ नहीं पाएगा, ये बच्चा उठ जाएगा, वो बच्चा नहीं उठ पाएगा, डिफरेंट माइंड सेट हो जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से बेटा जो हमारा मिक्स मेटल्स होते हैं, मिक्स मेटल्स में सबकी फिजिकल स्टेट एंड केमिकल स्टेट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबकी डिफरेंट होगी, केमिकल नेचर से भी डिफरेंट होंगे, और कोरिजन्स का मतलब जंग लगने की, संचारण होने की पॉसिबिलिटीज भी क्या हो जाएगी बेटा? डिफरेंट डिफरेंट होगी, दैट मीन्स अधिक हो जाएगी। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद अगर प्योर मेटल्स है, प्योर मेटल्स है तो बेटा ये अपनी तरीके से बिहेव करेगा। आपको कहीं जाना है तो आप अपने तरीके से हर एक चीज को सेट करोगे, हमें इतने बजे जाना है, इतने बजे वापस आना है, मतलब उस दिन फ्री ऑफ माइंड रहोगे। और इसी तरीके से ये मेटल्स क्या है बेटा? ये पूरी तरीके से प्योर है। अगर बात की जाए कापर की, अगर बात की जाए कापर की, तो कापर में अगर इसको हीट ट्रीटमेंट किया जाए तो इसमें कोरिजन की संभावना जो होती है बहुत ही क्या होती है? कम होती। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आपका हीट ट्रीटमेंट फिनिश्ड हुआ। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है, एक्सटर्नल कोरिजन्स के बारे में डिस्कस करना है। इसका एक बार आप लोग फोटो खींच लो, फिर आगे हम चलते हैं। हाँ बेटा, फोटो खींच लो यार, है ना, फोटो, लेकिन आवाज नहीं करना। एक लोग फोटो खींच लेना, उसी में से एक ग्रुप में शेयर कर देना बेटा। एक लोग कर ले रहे हैं, ग्रुप में शेयर कर देना। आवाज नहीं, चलो ग्रुप में शेयर हो जाएगा, अब आवाज मत करो। आवाज नहीं। नेक्स्ट हमको अब करना है बच्चे एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल प्रोसेस में आवाज नहीं, पीछे आवाज क्यों हो रही है? जरा तुम खड़े हो जाओ बेटा, तुम हाँ हाँ हाँ, खड़े हो जाओ। बताना एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। मैं तो कह रहा हूं माइनस चार्ज होता है। नहीं होता है, दिखाएं तुम्हें हम, दिखाएं तुम्हें हम कि प्लस होता है कि माइनस होता है। किस कंडीशंस में प्लस होगा एनोड पे? तुम डेविड तुम खड़े हो जाओ। एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? हाँ, पॉजिटिव चार्ज। किस कंडीशंस में होता है? केमिकल सेल्स, रासायनिक सेल में होता है कि रासायनिक सेल्स में होता है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। और केमिकल सेल में कि निगेटिव क्यों होता है? निगेटिव क्यों होता है? बैठ जाओ बेटे, चीजों को ध्यान रखना। हमने आपको जिस दिन बताया था
एलोन के बारे में बताया था, लिखा था कि नहीं आप लोगों ने? एलोन के बारे में लिखा था कि नहीं लिखा था आप लोगों ने? और CPRR के बारे में लिखा था कि नहीं लिखा था? ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, ये चीजें कहीं मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी तो वो समझाई नहीं जा पाएंगी, और सबसे बड़ी बात तो मिलेंगी ही नहीं, है ना। और तुम्हें कहीं पे कंफ्यूज रहोगे कहाँ पे ये नोड प्लस में होता है, कहाँ पे ये नोड माइनस में होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर कैथोड और एनोड के बारे में समझ गए तो सारा खेल कैथोड एनोड का है, और समझ गए कि कहाँ पे एनोड प्लस में है और कहाँ पे कैथोड माइनस में, सारी चीजें समझ जाओ, है ना बेटा। चलो, एक्सटर्नल प्रोसेस में जो हमारा कोरिजन्स में है उसको समझना है हमें। देखो बेटा, एक हमारे पास होता है एनोड और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कैथोड्स होता है। इसी को एक रूप में एनोइड कहा गया है, दूसरे रूप में क्या कहा गया है, कैथोइड कहा गया है। एनोड पे हमारा, हमने आपको एक चीज बताया था, एनोड पे हमेशा क्या होता है बच्चे, निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और इसे भी बताएंगे किस प्रोसेस में होता है, केमिकल सेल में होता है या वोल्टीय सेल में या गैल्वेनिक सेल में, है ना। इस टाइप के सेल्स में आपका पाया जाएगा, ठीक है। निगेटिव चार्ज होता है, और फिर उसके बाद ये लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में क्या होता है, स्टेबलिश होता है, और फिर इस पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का निकल जाना होता है, एक चीज ध्यान रखना, है ना। कैथोड पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में स्टेबलिश होता है, रिडक्शन होता है, एक्सेप्ट ऑफ, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है कि जो हमारी इम्प्योरिटी होगी, जो हमारी अशुद्धता होगी, वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। चीजों को ध्यान रखना, जब इलेक्ट्रॉन के साथ हमारी बाहर हो जाएगी तो साफ एक रिएक्शन करके हमें दिखा दो, एक रिएक्शन से हमें करके दिखा दो कि ये कैसे पॉसिबल होगा। एनोड पे हमारा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा, बाहर निकलेगा। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। कौन सी प्रोसेस होगी बेटा, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन इससे क्या हो रहा है, बाहर की तरफ मूव कर रहा है। नाउ सेकेंड, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्या करेगा बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, बाद में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, Cu में आ जाएगा। और Cu में जब आ जाएगा तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, रिडक्शन, है ना। कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, रिडक्शन, अपचयन। और आप देखते हो कि कोई भी चीज जब बाहर निकलती है तो उसको हम कौन सा नाम देते हैं, इम्प्योरिटी का, इम्प्योरिटी का। और इसे कोरिजन से बचाने के लिए हमें जैसा कि ध्यान देना, ये जिंक की रॉड है। किसकी रॉड है, जिंक की रॉड है। जिंक एक मेटल्स है, क्या है बच्चे, जिंक एक मेटल्स है, और इस पे जिंक की मेटल्स में कोटिंग होगी, है ना। जिंक के मेटल्स पर एक परत जम जाएगी, और वो परत क्या करेगी, हमारी कोरिजन से संचारित करने में, मतलब उसे संचारित नहीं होने देगी। क्या करेगी बच्चे, संचारित नहीं होने देगी। कैसे कैसे होगी, अब एक चीज और समझना आप,
हमारा जो होता है ये जिंक की राड जो होती है वो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होता है हमारा। किसका सोल्यूशन होता है? जिंक सल्फेट का सोल्यूशन होता है। दूसरा जो कॉपर की राड होती है उसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है। किसका सोल्यूशन होता है? कॉपर सल्फेट का। एक दूसरे के अपोजिट चार्ज, जो प्लस वाले होते हैं वो माइनस पे जाते हैं और जो माइनस वाले होते हैं वो प्लस पे जाते हैं। इस तरीके से, किस तरीके से? कोटिंग के तरीके से वो जा करके उस पे बैठ जाते हैं, और जब जाके उस पे बैठ जाते हैं तो ऑक्साइड बनने की संभावना नील के बराबर हो जाती है, मतलब नथिंग के बराबर हो जाती है। और सीधी सी बात, जहां पे ऑक्साइड बनेगा नहीं वहां पे कोरिजन होगा नहीं, वहां पे रेस्टिंग होगी नहीं। लेकिन एक चीज और जानना बच्चे कि ये जो हमारी जो एनॉर्डिक प्रोसेस है ना, ये बिलीवेबल नहीं है, मतलब पूरी तरीके से विश्वसनीय नहीं है। इस पे ओरिजिन्स लग भी सकता है, ये चीजें ध्यान रखना। बात आती है सर कि अगर इसका और इसका जब आपस में हो जाती, एक चीज ध्यान रखना, एक टाइम ऐसा आता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना बंद कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी घरों में जाना बंद कर देती है, कहते हो कि तारों में कार्बन लग गया है ना बेटा? वो कार्बन क्या, उसी वैसी को कोटिंग बोलते हैं, क्या? परत जम जाना बोलते हैं। और वो परत जम जाना बेटा दूसरे लैंग्वेज में आप ये कहो कि किसी ऐसी उससे मोहब्बत हो जाती है ना? और जब किसी से किसी की मोहब्बत हो जाती है तो आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। आवाज नहीं, जब अट्रैक्ट हो जाते हैं तो किसी दूसरे के उसके ऊपर हावी नहीं होने देते। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे? कोटिंग करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो हमें डिस्कस करना है, वो इरेज हो गया क्या? आप कितना हिंदी चलेगा यार? पूरा हिंदी तो चल रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा है। जो बाहर की तरफ लगता है बेटा, हमने बताया ना स्टार्टिंग में ही, हमने बता दिया था दो प्रोसेस होती है, एक एक्सटर्नल होती है, दूसरा इंटरनल होती है। इंटरनल का मतलब अंदर की तरफ होता है और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। किसी भी कोरिजन मतलब संक्षारण की लगने की जो दर होती है वो कहाँ पे होती है बेटा? जैसे कोई आकर उस पर कोटिंग, कोई परत जम गई तो उस पर आप ये कह सकते हो कि कोरिजन मतलब संक्षारण की दर उस पर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन कैथोडिक या एनोडिक ये प्रोसेस पूरी तरीके से विश्वसनीय नहीं होते। हाँ बेटा बताओ। हाँ बेटा, कापर को रीजन या रेस्टिंग कहेंगे। तुम एक मिनट, तुम पूछना क्या चाह रहे हो? आवाज नहीं कोई करेगा। अगर बेटा कापर, आवाज नहीं, अगर मैं जो समझ पा रहा हूं, आप ये कापर की राड है और इस पे कोई रस्ट आकर के कोई लेयर जम जा रही है तो इसको क्या कहेंगे? यही ना? हाँ तो बेटा इसको कहेंगे लेयरिंग ऑफ कॉपर, लेयरिंग ऑफ कॉपर इन अट्रैक्टिव डोज मेटल्स। इस पे लेयर जम जाएगी किसी भी चीज की जो इससे अपोजिट रहेगी, जो उसका कोरिजन से हेल्प कर पाएगी, बचा पाएगी। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो आपका आयरन, जो लोहे के दरवाजे होते हैं, लोहे के दरवाजे को कलर कर देते हैं, है ना? मतलब इस तरीके से कोटिंग कर देते हैं तो वो उस पे उसकी लाइफ जो होती है वो थोड़ा बढ़ जाती है। उससे मैच वही है, हाँ, संक्षारण से बचने। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको? सारी चीजें आपकी वही है। हमने हिंदी भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया है और आप उसको लिखने की कोशिश करना। और हिंदी और इंग्लिश दोनों हमने मिक्सअप करके इसीलिए बताया है कि ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। और सोचोगे पूरा एक तरफ से हिंदी ही छाप दे बेटा, तो ये पॉसिबल नहीं। आप जैसे आप तुरंत आवाज करने लगते हो वैसे और सारे बच्चे आवाज करने लगेंगे। इसके पहले जब आप लोगों को इंग्लिश में लिखा, हिंदी में लिखाया जा रहा था, ये लोग कुछ नहीं होते। लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया कि दोनों चीजों में आपको बताने की कोशिश की।
नेक्स्ट आपका क्या है, ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स। ऑर्गेनिक इनहिबिटर्स है, इनहिबिटर्स है, इनहिबिटर्स है ना। किसी भी चीज का हिबिटर्स और इनहिबिटर्स मीन्स जो होता है वो, हिबिटर्स दैट मीन्स निषेध, किसी चीज का सख्त मना करना, है ना। मना करना मतलब निषेध। आप अलग अलग लैंग्वेज में आप वो कह सकते हो, है ना। फिर उसके बाद बात आती है ऑर्गेनिक की। हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कह दो तो तुम्हारे घर का भी हम हिंदी पूरा वो कर दें। आ गए हो, कम से कम थोड़ा सा भी तो अपनी आइडेंटिटी की पहचान बनाओ। तुम्हें इसकी हिंदी नहीं मालूम है, कार्बनिक और अकार्बनिक पढ़ते चले आ रहे हो। कह दो सर घोल के पिला दें एकदम। हमें दो चीजें डिस्कस करनी है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, जो कि आपके सिलेबस में इनऑर्गेनिक नहीं है, केवल क्या है, ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है बेटा, अकार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक मीन्स होता है कार्बनिक रसायन। मतलब विदाउट कार्बन। इनऑर्गेनिक मीन्स दैट मीन्स कार्बन उसमें एकदम पूरी तरीके से न पाया जाए, है ना। कार्बन इज एब्सेंट। इनऑर्गेनिक में ये बिना कार्बन के हो। और ऑर्गेनिक मीन्स डील्स ऑफ कार्बनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हम ऐसे कहें कि इसमें आप ये कह सकते हो कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसके बारे में पूरी तरीके से हमें क्या करनी है, डिस्कस करनी। अब डिस्कस करने के पहले हमें यह भी समझना है कि किस कार्बनिक कंपाउंड से हमारा नुकसान होता है अगर मेटल्स उसके संपर्क में आ जाए तो, है ना। जैसे बच्चे, जैसे आप C6H12O6 एक इसका फार्मूला है ग्लूकोज। C17H35COO सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट। और फिर उसके बाद बच्चे CH3COOH। इस तरीके के कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं, क्या अगर इनके संपर्क में मेटल्स आ जाए, अगर धातु आ जाए, तो बेटे क्या ये आपस में रिएक्ट करके कोरिजन्स को बढ़ावा दे सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स दे सकते हैं। कैसे? जैसे ये आपका FeSO4 है, फेरस सल्फेट। क्या है बच्चे? फेरस सल्फेट है। और फेरस सल्फेट को जब आप डिसोसिएट करोगे, ये किसके संपर्क में आएगा? वाटर के संपर्क में आएगा। किसके संपर्क में आएगा बच्चे? वाटर के संपर्क में आएगा, या फिर ह्यूमिडिटी के संपर्क में आएगा, या रनिंग वाटर के संपर्क में आएगा। तो ये क्या करेगा? Fe2 प्लस और प्लस ASO4 2 माइनस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? अलग अलग हो जाएगा। और जब अलग अलग हो जाएगा तो हमने आपको इसके पहले भी डिस्कस कर लिया है कि भाई ऑक्साइड अगर कहीं पे आ जा रहा है तो समझ लो कोरिजन 100% वहां पे क्या है, प्रेजेंट है। मतलब कोरिजन होने की संभावनाएं अधिक से अधिक हो। और जितने टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जितने टाइप्स के
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे उतने टाइप्स की कोरिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि जितने टाइप्स के मतलब जितने प्रकार के कार्बनिक यौगिक मिलेंगे उतने उनके नेचर से बढ़ेंगे भाई। पता नहीं वो चिड़चिड़ा होगा कि चिल होगा, कैसा होगा, ये उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना बेटा। जब उसके बाद ये जान लो कि ये फिर 2+ ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? और जब ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा तो ड्यू टू दिस रीजन ऑफ कोरिजन, ये किसका रीजन हो जाएगा बच्चे? कोरिजन का रीजन होगा, है ना। और आपको हमें अब इसमें जो करना है फैराडे लॉ पर ये इंग्लिश में हमें एक्सप्लेन करना है और इस पे न्यूमेरिकल्स की पॉइंट है उसको हमें वो करना है ना। और इसको हम सभी लोग रहना है, हिंदी में भी न्यूमेरिकल्स होंगे और इंग्लिश में भी न्यूमेरिकल्स होंगे, दोनों के पॉइंट्स वही रहेंगे, बट उसमें क्या रहेगा कि हिंदी वाले को मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बच्चे। और फिर इसके और भी जो सारी चीजें होंगी, अगर आपको कोई चीजें नहीं समझ में आई तो आप आकर के हमसे अपना इंडिविजुअली पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे भी कहा हूँ कई बार, और आप अपना कमेंट के माध्यम से बता देना कि सर ये चीजें हमें समझ में नहीं आई हैं, हम उसको वीडियो बना करके आपके आईडी पे सेंड कर देंगे, है ना बेटा। और फिर उसके बाद समय बहुत ही कम है, समय बेटा बहुत ही कम है और आप लोगों को स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी करने का मतलब क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि अगर आप बुक के माध्यम से चलोगे बेटा तो बुक आपके लेवल से नहीं बनाई जाती है। जो बुक सेलर होता है वो अपना पूरा अराउंड टू एरिया देखता है, उसको हर जगह पे बिहार में भी चलाना पड़ता है, यूपी में भी चलाना पड़ता है, एमपी में भी, तो हर सिलेबस वो करता है। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, तब जाकर के चीजें आप समझ पाओगे कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सो आज के लिए इतना ही और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी फिनिश्ड होती है। नेक्स्ट चैप्टर आपको हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं, वो 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 3rd चैप्टर मुश्किल से 3 लेक्चर्स लेंगे हम उसको करने के लिए, 3 से 4 लेक्चर्स लेंगे, 4 लेक्चर से ज्यादा नहीं होने पाएगा। और आप लोग किसी भी चीज को पढ़ने की बार बार आदत डालो, और एक बार यहाँ लिखो, एक बार रूम पे जाकर लिखो, फिर एक बार सोते समय उसको देख लो। जब मैपिंग के थ्रू पढ़ोगे बेटा तब जाकर के स्मार्ट स्टडी हो पाएगी, अन्यथा आप जानिए आपका काम जानेगा, क्योंकि आप ही हो। अब इसको वीडियो को हम आप लोगों का होमवर्क मैं चेक कर ले रहा हूँ कि